नमस्कार साथियों, हाल ही में मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की घोषणा की गई है। इस संदर्भ में हमारा एक काम बन जाता है कि राष्ट्रपति शासन क्यों लगाया जाता है, इसके क्या आधार होते हैं और इसे कितने टाइम तक लगाया जा सकता है, इसके बारे में हमें दोबारा से रिवीजन करना बहुत जरूरी है। क्योंकि करंट अफेयर से संबंधित अगर प्रश्न कोई आया तो हो सकता है राष्ट्रपति शासन से पूछ लिया गया किसी एग्जाम में, तो हम वहां पर आसानी से कर सकें। इसलिए हम इस क्लास में राष्ट्रपति शासन के बारे में जो भी तथ्य हैं उनको बारीकी से समझ लेते हैं। अब देखिए, संविधान में जो है आपातकाल के प्रावधान जो है भाग 18 के अंतर्गत प्रोवाइड किए गए हैं, जिसमें अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक 352 से लेकर 360 तक भाग 18 के अंतर्गत देश में आपातकाल के प्रावधानों का वर्णन देखने को मिलता है हमें। अब 3 प्रकार के आपातकाल की बात की जाती है। देश में 3 प्रकार का आपातकाल लगाया जा सकता है। पहले की हम बात करें तो पहला है राष्ट्रीय आपातकाल, अगला है राष्ट्रपति शासन और ये है वित्तीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल जो है आर्टिकल 352 के अंतर्गत लगाया जाता है, जिसके आधार क्या हो सकते हैं? आधार हो सकता है युद्ध, सशस्त्र विद्रोह और बाह्य आक्रमण। तो ये 3 आधार हैं इसके, युद्ध, सशस्त्र विद्रोह और बाह्य आक्रमण। इसके आधार पर देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। अब बात आती है राष्ट्रपति शासन की। तो राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में अगर संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि राज्य का जो शासन है वो संविधान के नियमों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, तो ऐसी कंडीशन में आर्टिकल 356 का प्रयोग कर वहां पर राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर दी जाती है। अगला है वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल जो है जब ये लगे कि भारत या फिर उसके किसी क्षेत्र में वित्तीय स्थायित्व जो है या फिर वित्तीय स्थिति खतरे में है या फिर वहां पर वित्तीय खतरा उत्पन्न हो चुका है, तो ऐसी कंडीशन में आर्टिकल 360 का यूज कर वहां पर वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। अब हम राष्ट्रपति शासन के बारे में समझ लेते हैं। तो हम बेसिकली यहाँ पर राष्ट्रपति शासन को ही समझेंगे। हमने संक्षिप्त में इन दोनों के बारे में भी यहाँ पर समझ लिया है, लेकिन राष्ट्रपति शासन का अर्थ क्या है? हमने यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा तो दिया, लेकिन राष्ट्रपति शासन का मतलब क्या है? तो देखिए, राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता की बात की गई है। तो इसमें क्या होगा कि जो राज्य है वहां पर संवैधानिक तंत्र विफल हुआ या फिर कुछ और घटनाक्रम जो होते हैं, इसके आधार कई सारे हैं, लेकिन मुख्य आधार यही है कि संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा। अब देखिए, राज्य में राष्ट्रपति शासन लगेगा तो राज्य की जो विधानमंडल है या फिर जो सरकार है वो भंग हो जाएगी या फिर उसको निलंबित कर दिया जाएगा। अब बात आती है कि राज्य की जब सरकार या विधानमंडल भंग हो गया या फिर निलंबित हो गया तो वहां पर कानून कौन बनाएगा? क्योंकि देश में सेंट्रल गवर्नमेंट भी होती है और स्टेट गवर्नमेंट भी होती है और दोनों गवर्नमेंट अपने अपने कानूनों को बनाती हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि राष्ट्रपति शासन के द्वारा यहाँ पर जो विधानमंडल था या फिर जो सरकार थी या कहे कार्यपालिका विधायिका ये सब है नहीं, तो अब कानून निर्माण का कार्य कौन करेगा? तो देखिए, यहाँ पर क्या होता है कि पावर्स जो होती है राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत, तो राज्य की जो पावर्स होती हैं वो सारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में आ जाती हैं। इस प्रकार यहाँ पर जो कानून बनेगा वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अनुसार ही बनेगा। या तो यहाँ पर संसद कानून बना सकती है या फिर जो राष्ट्रपति है वो किसी प्राधिकारी को वहाँ नियुक्त कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्रत्यक्ष नियंत्रण हो जाता है राज्य का राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर प्रत्यक्ष नियंत्रण हो जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट का राज्य पर। अब देखिए, ये जो उद्घोषणा है, राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति शासन की जो उद्घोषणा की है, इसके आधार क्या है, किस बेस पर वो उद्घोषणा करते हैं? तो वो बेस है राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता, या फिर यहाँ के राज्यपाल जो है, स्टेट का राज्यपाल, वो एक रिपोर्ट देता है कि यहाँ पर संविधान के अनुसार शासन व्यवस्था नहीं चलाई जा सकती, तो राष्ट्रपति ये निर्णय ले सकते हैं कि वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, या फिर वह स्वयं विवेक के आधार पर भी वहाँ पर राष्ट्रपति शासन की बात कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखने की बात यह है कि ये जो उद्घोषणा है ये 2 महीने के भीतर संसद के जो दोनों सदन हैं वहाँ से इसको अनुमोदन करा लिया जाना आवश्यक है, या फिर कहें मंजूरी ले लेनी चाहिए दोनों सदनों से 2 महीने के अंदर। जब ये घोषणा करी गई उस घोषणा के 2 महीने के भीतर आपको मंजूरी लेनी है संसद के दोनों सदनों से। अब मंजूरी में जो बहुमत होगा वो कैसा होगा? साधारण बहुमत।
तो मान लीजिए यहाँ पर मंजूरी मिल गई, अब अवधि कितनी होगी, कितने टाइम तक हम राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं? तो देखिए शुरू में यह जो होता है 6 महीने तक ही लगा सकते हैं, लेकिन 6 महीने के बाद इसको फिर से दोनों सदनों से इसको मंजूरी ले ली जाती है या फिर इसको पारित करा लिया जाता है। तो इस प्रकार 6-6 महीने करके इसको 3 साल तक रखा जा सकता है किसी भी राज्य में। तो मैक्सिमम इसको 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। अगर 3 साल से ज़्यादा बढ़ाना है तो यहाँ पर संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता पड़ जाएगी। अब यहाँ पर एक चीज़ समझना और आवश्यक है कि राष्ट्रपति शासन हटाया कैसे जाएगा। तो देखिए राष्ट्रपति शासन जो है राष्ट्रपति कभी भी हटा सकते हैं, राष्ट्रपति जो है कभी भी इसको हटा सकते हैं। इसके लिए संसद की मंजूरी की आवश्यकता नहीं है, राष्ट्रपति जब चाहे तब इसको हटा सकते हैं। अब एक और बात यहाँ पर समझ लीजिए कि क्या ये राष्ट्रपति शासन न्यायिक समीक्षा के योग्य है। तो एक विवाद आया था सुप्रीम कोर्ट में, एसआर बोम्मई वाद 1994। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा, राष्ट्रपति की जो उद्घोषणा है वो न्यायिक समीक्षा के योग्य है। तो ये जो राष्ट्रपति शासन है वो न्यायिक समीक्षा के योग्य है, ठीक है। इस पर न्यायालय भी हस्तक्षेप कर सकता है। तो हमने राष्ट्रपति शासन के बारे में जो भी पहलू थे, जो भी तथ्य थे वो समझ लिए हैं। आशा करते हैं आपको ये समझ में आए होंगे। अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया है, वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में।